नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी टेट 2021 की परीक्षा रद्द होने के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। विपक्षी पार्टियों की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शिता व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, संजय सिंह जैसे नेताओं ने परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार को घेरा। विपक्ष पार्टियों का आरोप है कि यूपी में नौजवानों के से खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब से सरकार का गठन हुआ, सिर्फ और सिर्फ भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होते रहे, लीक होते रहे और परीक्षाएं रद्द होती हैं। यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। जो छात्र कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वो एग्जाम सेंटर से निराश होकर वापस लौटे हैं। वहीं देवरिया में जनसभा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर आउट करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रुक पाएगा, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, आखिर उस पर रोकथाम कब लगेगी? क्योंकि छात्र पूरे साल मेहनत से तैयारी करते हैं और जब उन्हें एग्जाम सेंटर पर जाकर के पता चलता है कि परीक्षा रद्द होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ेगा, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़ी बहस में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ गिरफ्तारियों से ही इस मामले को निपटा दिया जाएगा या फिर आगे भी इस पर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात रखी है। क्या कहा है, जरा सबसे पहले आप सुनिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं विपक्षी खेमा जो लगातार आरोप लगा रहा है। क्या कहा है, जरा आप इस ट्वीट के जरिए समझिए। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनके द्वारा यह कहा गया है कि इस परीक्षा को रद्द करने के पीछे क्योंकि बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। भाजपा सरकार में ये ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं और ये आम बात हो चुकी है पेपर लीक होना। उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है, बेरोजगार का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके कहा गया। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जरा आपको कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से क्या ट्वीट किया गया, जरा वो भी आप देखिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसीलिए भ्रष्टाचार आज अपने चरम पर है। तो ये यहां पर कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी की तरफ से यहां निशाना साधा गया और प्रदेश की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। यह कहा गया कि बड़ी मछलियों को बचाया जाता है, बड़ी मछलियों के सहयोग में आज की सरकार खड़ी हुई है और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक इस तरीके के जो नकल के मामले हैं वो सामने आते हैं, पेपर लीक होते हैं, पेपर आउट होते हैं और उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी रहती है। इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है और इसीलिए सवाल कई हैं। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो आरोप यहां पर लगाए गए हैं, सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी की नेता, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से यहां जरूर सवाल उठाया गया है और सवाल उठा करके ये जरूर पूछा गया है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है और पेपर लीक के मामले जब सामने आ रहे हैं तो क्यों नहीं इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती है, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्ती के साथ कदम उठाए जाते हैं
जिससे आगे आने वाले समय में एक नजीर पेश की जा सके और साथ ही साथ ये तय हो पाए कि जितने भी युवा जो बेरोजगारी के दलदल में आज भी धंसे हुए हैं, क्यों नहीं उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनका जो पेपर है या जो वो समय दे रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो मेहनत है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो बर्बाद नहीं जाएगी, ये तय करना होगा। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से भी यहां पर स्टेटमेंट सामने आता है। अखिलेश यादव दरअसल अपने इस ट्वीट के जरिए वो साफ करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, इसी तरीके से लगातार होते रहे हैं और ये एक परिचायक बन चुका है। सरकार की इसमें नाकामी है और इसीलिए उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो शैक्षिक भ्रष्टाचार हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो गिरोह है वो सक्रिय है। हालांकि इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि हमने जब इस बारे में पता चला कि कुछ जगहों पर पेपर लीक हुआ है, व्हाट्सएप पर यह पेपर लीक की जानकारी जब बाकी इलाकों में भी पहुंच जाती है, ये प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, उसके बाद तुरंत प्रभाव से इस पेपर को रद्द कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जिन बच्चों की मेहनत थी या जो लोग इसमें सक्रिय नजर आए थे, जो लोग इस तरीके से पेपर आउट करते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी? और इतना जो समय बर्बाद हुआ, हालांकि इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त किया गया अभ्यर्थियों को कि उनके लिए कोई नया शुल्क नहीं दिया जाएगा, उनको कोई नई फीस नहीं देनी होगी और साथ ही साथ उनको फ्री में व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनको घर पर वापस छोड़ा जाएगा। तो यहां पर यह जरूर मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट किया गया है, लेकिन जरा क्या इससे सभी चीजें व्यवस्थित हो पाएंगी, क्या आगे आने वाले समय में जो आशंकाएं हैं उनको दूर किया जा पाएगा, जरा इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। आज के खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आलोक वर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत आलोक वर्मा जी आपसे ही, सवाल कई उठ रहे हैं पेपर लीक के बाद से, ये बार बार विपक्षी खेमे की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि आखिर एक जो गिरोह जिसका मुख्यमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं, जिसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित नहीं किया गया? ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुके हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते हैं? संकेत तो दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन कब होगा एक्शन? आलोक वर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? आलोक वर्मा जी मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन मैं जरा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेने इस पर जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से भी इस पर कहा गया कि ये जो है वो चल रहा है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के प्रदेश की सरकार संजीदा नहीं है। कारण क्या आपको नजर आ रहा है? शुभेंदु जी, आपको जानकारी होगी, इससे पहले कोई आज नई बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। और जहां पर इंटरव्यू से सिलेक्शन हुआ है वहां पे पैसे चले हैं और धांधली हुई है। मैं आपको सिलसिलेवार 3-4 परीक्षाओं का जिक्र करता हूँ कि सबसे पहले यूपी पीएससी की परीक्षा थी, LT ग्रेड की, 2018 में हुई थी और 10,768 वैकेंसी थी। 29 जुलाई को पर्चा एक दिन पहले लीक हो गया था, ये पहली घटना थी। इसके बाद जुलाई 2017 की जब सरकार बनते ही एक परीक्षा कराया था इन्होंने, उत्तर प्रदेश पुलिस का और पीएससी का, उसका भी पेपर लीक हुआ था, 2,709 वैकेंसी थी। इसके बाद 2 सितंबर 2018 ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा भर्ती हुई थी जिसमें पेपर लीक हुआ था और 15 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा भी गया था कोई गिरोह का हाथ। इसके बाद 7 अगस्त 2021 को टीजीटी की परीक्षा हुई थी और पकड़ी भोजपुर अंबेडकर नगर में एक जगह का नाम है, वहां से पर्चा लीक हुआ था। इसके बाद 2 फरवरी 2021 को आगरा में परीक्षा से पहले 2 घंटे पहले सीटेट का पर्चा लीक हुआ था। 2019 में यूपी पीएससी LT ग्रेड परीक्षा का और मार्च 2021 में एसएससी का ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी OMR में गड़बड़ी पाई गई और परीक्षा रद्द की गई। इसके अलावा जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें किस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई थी ये आप लोग जानते हैं। इसके बाद अभी जो तकनीकी संस्थान है उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उसके बाद हरकोट बटला टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो HBTU के नाम से जाना जाता है, इसमें एक एडवर्टाइजमेंट निकला है फैकल्टी के लिए
और उसमें जो AICT द्वारा बनाए गए नियम है शेड्यूल कास्ट के लिए, SC/ST के लिए, कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोनों ही विश्वविद्यालयों में 5% बिना रिलैक्सेशन दिए हुए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हुई है कई जगहों पे, और कहीं पे उसके लिए रिटन टेस्ट भी हुआ है। इसके लिए मैं निजी तौर पर खुद ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और SC/ST कमीशन में मैं खुद भी उसका शिकायत किया हुआ हूँ, फिर भी इस पे कोई रोक नहीं लग रही। हाँ। तो आज जो प्रदेश की सरकार चल रही है, इसकी बात बिल्कुल साफ है कि किसी नहीं, माफिया प्रदेश के खिलाफ मुखिया तो बार बार कार्रवाई- ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारा बुलडोजर 2000 तैयार है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि शुभेंदु जी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पर एक्शन लिया जाएगा। शुभेंदु जी, बुलडोजर तैयार है। हाँ। बुलडोजर चलेगा कब? हाँ। 2017 की भर्ती में क्या हुआ मुख्यमंत्री जी बता नहीं सकते। 2018 की भर्ती पर जो पर्चा लीक हुआ उसमें क्या कार्रवाई, कुछ बता नहीं पाएंगे। 2020 में जो पर्चा लीक हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। मैं आपको एक अंतिम बात बताता हूँ कि जब इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री अपने भाई को EWS कोटे में नौकरी दिला दिए, उसके बाद जब बात खबर मीडिया में आई तब वो जाके बर्खास्त हुए या उन्होंने मेरे ख्याल से छोड़ दिया था। तो आज क्या मुख्यमंत्री ये तय करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उन पे बुलडोजर चलेगा या उनसे इस्तीफा लेंगे? इतनी इनकी वो हिम्मत नहीं है कि अपने मंत्री पर कार्रवाई कर दे। ठीक है। ये इनका कोरा आश्वासन है, ये लोगों को गुमराह करने का। मैं ये बता रहा हूँ लोगों की संवेदनाओं के साथ कैसे खेलते हैं। आपको अगर जानकारी है तो 21 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठे हुए थे इस परीक्षा में। एक अभ्यर्थी कम से कम 1,000 रुपया लगा करके ट्रांसपोर्टेशन और रहने खाने का औसतन 1,000 रुपया खर्चा करता है, तब जाके एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाता है। हाँ। आप मुझे बता दीजिए 210 करोड़ रुपया ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? इन्होंने क्या कहा कि जो बस का किराया होगा माफ हो जाएगा। आज आप अपने रिपोर्टर को देखिएगा, आपके रिपोर्टर ही दिखा रहे थे कि बस स्टॉप पर छात्र गए, अभ्यर्थी पहुंचे वहां पर और बस वाले ने बोला नहीं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो योगी जी को माइक पे बोलना है। मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, यही योगी जी जब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हमारे सरकार में माफिया तख्ती टांगे घूम रहे हैं, तो नकल माफिया की तख्ती कहाँ है? आज उस नकल माफिया की तख्ती ढूंढनी चाहिए ना योगी जी को। चलिए ठीक योगी जी है, को युवाओं नकल की माफियाओं संवेदनाओं के से खिलाफ खेलने एक्शन का- कब होगा, ये एक्शन कब होगा, यही तो बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास सर। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी भी कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहाँ पर ये स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट की परीक्षा होती है, संचालित होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही मैसेज जो फॉरवर्ड हो जाता है, पेपर लीक की जानकारी मिलती है, और इसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि इसमें बड़ी मछलियां हैं, जो कि जिसमें सहयोग कहीं ना कहीं किसी का तो है, जिनमें बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा नजर आता है? कौन है बड़ी मछली? शुभेंदु जी, आपका चैनल बहुत बड़ा है और पूरा देश देख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस परीक्षा के बारे में भी बताना चाहूंगा। हाँ। जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ बड़ी मछलियों की जरूरत नहीं, दरअसल पूरे तालाब में सड़ांध है। ये परीक्षा थी TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये परीक्षा किसी नौकरी के लिए नहीं है, ये परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा है। इससे आप ये जान जाइए कि इसमें बहुत बड़े संगठन के सक्रिय होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे किसी को सीधे नौकरी नहीं मिलने जा रही। ठीक है। इसको पास करने के बाद इनको एक सुपर टेट का एग्जाम देना होता है, जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है। ये तो सिर्फ चलिए मैं कुलभूषण जरा वापस लौटता हूं आपके पास, मैं वापस लौटता हूं। सभी हमारे साथ खास मेहमान बने रहे, मैं जरा वापस लौटूंगा। लेकिन जरा गोरखपुर हम अपने सभी दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये स्वाभाविक रूप से उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो हम लोगों ने गोरखपुर को एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने, गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। और आज के इस आयोजन में जब ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर के लिए यहां पर स्वीकृत हुई हैं, इन सभी योजनाओं के लिए गोरी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई, आप सभी को इसकी हृदय से मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको भी मैं इसके लिए कोटि कोटि बधाई आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। भाइयों बहनों, एक समय था जब गोरखपुर में उद्योग धंधे बंद हो रहे थे। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, पिपराइच की चीनी मिल बंद हो गई थी, ब्याडी मेडिकल कॉलेज बंदी के कगार पर था, और साथ साथ विकास की वे सभी परियोजनाएं जिनके लिए गोरखपुर की जनता की एक आस थी, वे बंद होती जा रही थी, बिजली तक नहीं मिलती थी। लेकिन आज गोरखपुर में अनवरत विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आज विकास की
जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मैं उस समय की सरकारों के कार्य पद्धति को देखता हूं। 2003 से 2017 तक जिन सरकारों ने प्रदेश के अंदर शासन किया, अगर भाइयों बहनों बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहिए होते तो ये लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी कहीं बेच करके उसको भी खुर्द-बुर्द कर दिए होते और गोरखपुर के लोग टुकटुकी लगा करके देख रहे होते। लेकिन वो तो उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहिए नहीं थे, नहीं तो यहां से उठाकर कहीं और जगह ले गए होते। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किया है, उस व्यापक परिवर्तन को किस रूप में आज साकार होते हुए प्रदेश ने देखा है। 1947 से 2016 के बीच ये लगभग 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से लेकर के 2021 के बीच वर्तमान में हम प्रदेश के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ये 33 नए मेडिकल कॉलेज, 6 पुराने मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बन रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हम लोगों ने कोरोना कालखंड में उसके महत्व को समझा है। आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना कालखंड के अंदर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने हुए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की जान को कोरोना से बचाने में कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में किया है। सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज भी इसी सत्र में प्रारंभ हो रहा है। बस्ती का मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष पहले हम प्रारंभ कर चुके हैं। आज अगर आप देखेंगे, जिस गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज था वह भी जर्जर स्थिति में था, आज उसी गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज, 1 एम्स और उसमें भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ करके यहां के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। पहले यहां की चीनी मिलें बंद होती थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी। देवरिया और कुशीनगर के अंदर कभी 31 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज घट करके गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर मात्र 10 से 12 चीनी मिलें चल रही हैं और पिपराइच चीनी मिल बंद कर दी गई, घुगली की बंद कर दी गई, गोरी बाजार की बंद कर दी गई, बेतालपुर की बंद कर दी गई, ऐसे तमाम पडरोना की बंद कर दी गई। लेकिन हमारी सरकार ने इन चीनी मिलों को चलाने का निर्णय लिया और आपने देखा होगा पिछले वर्ष कोरोना कालखंड में हम लोगों ने पिपराइच की चीनी मिल को चालू किया और उसके चालू होने के साथ ही 50,000 कुंटल गन्ने की प्रतिदिन पेराई की क्षमता के लिए पिपराइच चीनी मिल की है। यानी विकास की इन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए किसानों के जीवन में भी परिवर्तन और किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के साथ साथ यहां पर हर एक स्तर पर, चाहे वह किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा हो या अन्य तमाम प्रकार से क्षेत्र के विकास की दिशा से आज हाईवे बन रहे हैं। गोरखपुर में एक एयरपोर्ट पहले से, देश के अंदर 14 वायु सेवा गोरखपुर से चल रही है और गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर प्रारंभ हो चुका है। एयरपोर्ट में 3 दिन पहले वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। बहुत शीघ्र जैसे ही आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर कोरोना जैसे नियंत्रण में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कुशीनगर से भी प्रारंभ होगी। ये बदलते हुए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो आज विकास के प्रति प्रतिबद्ध होकर के केवल और केवल विकास के माध्यम से अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उस उज्जवल भविष्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गोरखपुर में अगले महीने होने जा रहा है, जिसमें फर्टिलाइजर और एम्स जैसे बड़े संस्थान राष्ट्र को समर्पित होंगे और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ यहां पर रोजगार और नौकरी की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 316 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी नागरिकों को, गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध होगा। जो योजनाएं शिलान्यास हो रही हैं, कार्यदायी संस्थाएं उन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे ले जाकर के उन योजनाओं को मानक की गुणवत्ता के साथ पूरा करने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज़ादी के बाद से और 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज उतने ज़्यादा नहीं थे, 11 से 12 की संख्या थी, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन ज़रा वापस से लौटते हैं हमारे खास कार्यक्रम में और मैं ज़रा जल्दी से इस पर कुलभूषण त्रिपाठी जिसे मैं इससे पहले जवाब ले रहा था। कुलभूषण त्रिपाठी जी, बड़े सवाल हैं। सवाल तो ये कि कांग्रेस की तरफ से भी अब आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए कि इस तरीके से पेपर लीक होना, ये जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर है। निश्चित तौर पर यही शुभेंदु जी जो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि यह परीक्षा हमें समझनी पड़ेगी कि यह नौकरी देने की परीक्षा नहीं है। अभी तक जो हमारे सामने भ्रष्टाचार आ रहे थे या पेपर लीक के मामले आ रहे थे, और जब से ये सरकार बनी है तब से वो मामले आ रहे थे। अगस्त 2017 में पहला पेपर इस सरकार ने कराया था, सब इंस्पेक्टर का जो लीक हुआ था, फिर यूपीपीसीएल का लीक हुआ, फिर पुलिस पेपर का 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। लेकिन ये परीक्षा नौकरी की परीक्षा नहीं, ये एलिजिबिलिटी की परीक्षा है। इस परीक्षा से किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए इसमें किसी बड़ी मछली की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि इससे नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो एलिजिबिलिटी की परीक्षा है। एलिजिबिलिटी की परीक्षा भी ये सरकार निष्पक्षता से नहीं करा पा रही है, क्योंकि एलिजिबिलिटी में अधिक विद्यार्थी जाते हैं, तो 20 लाख से ऊपर विद्यार्थी अपने घर से निकले थे। ऐसी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी कि जैसे कुंभ की भीड़ की तरह वो बच्चे स्टेशन पे रात में सो रहे थे, जगह पे किसी पार्क में सो रहे थे, और सुबह उनका पेपर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यह सरकार शुचितापूर्ण तरीके से एक परीक्षा। इसमें प्रश्न हमारा ये नहीं है कि यहाँ कोई बड़ी मछली और आप बुलडोजर भेज देंगे और उससे ये शुचिता आ जाएगी। दरअसल इस सिस्टम को सड़ा दिया है आपने, जहां आप इसकी कोई भी प्रक्रिया ही तय नहीं कर पाते हो। आपके यहां से ही पहली खबर आती है कि साहब उस एजेंसी की गड़बड़ी है, एजेंसी को हम बैन करने जा रहे हैं। आज से पहले आपने एजेंसी पे विचार क्यों नहीं किया? यह परीक्षाओं की प्रक्रिया, अगर मैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की बात करें, उनपे तो ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगते। या जो ये मुद्दा उठाते रहे कि पिछली सरकारें परीक्षा में फर्जीवाड़ा करती रही, मैं आज पूछता हूं कि आपने कौन सी परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से करानी? हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, हर परीक्षा में सॉल्वर गैंग पाया जाता है, और 4.5 साल से आप सोते रहे। आज आप गैंगस्टर की भी कार्रवाई कर देंगे, आप बुलडोजर भी ले आएंगे, क्योंकि बुलडोजर तो आपका खाली खड़ा हुआ है, उसको तो आपने एक प्रतीक बना लिया है। आप आदमियों पे भी चढ़ा दीजिए, लोगों पे भी चढ़ा दीजिए, लेकिन 20 लाख परिवार, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जो लड़कियां परीक्षा, मैं यहीं पे एक और लाइन जोड़ना चाहूंगा, जो बच्चियां परीक्षा देने जाती हैं उनके साथ गार्जियन को जाना पड़ता है, पूरे परिवार की प्रक्रिया होती है। आप कह दीजिए कि आप प्रवेश पत्र दिखा दीजिए, बस में फ्री यात्रा हो जाएगी। उस बच्ची के जो गार्जियन साथ में गए हैं वो क्या करेंगे? खाने पीने की स्थिति नहीं है। ये छोटे स्तर का इम्तिहान है, ये आईएएस और पीसीएस की परीक्षा नहीं है। ऐसी परीक्षाओं को भी न करा पाने के कारण इस सरकार को नैतिक गलती स्वीकार करते हुए वर्मा जी, मुख्यमंत्री को सवाल नहीं तो ये है कि इतने छोटे जो लेना परीक्षाएं हैं, अगर उसको भी प्रदेश की सरकार आयोजित नहीं करवा पा रही है, उसमें भी सक्षम अगर नहीं है, तो आखिर बड़ी परीक्षाओं को लेकर के, अगर बड़ी नौकरियों को लेकर के सवाल उठने लगेंगे तो वो तो बात अलग है। आप ये परीक्षाएं भी आयोजित नहीं करवा पा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। टीईटी के लिए वो परीक्षा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दे रहे थे,
और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें विरासत में जो एक सिस्टम मिला है जिसमें इस तरीके की सड़ांध थी है, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पूरे 4.5 पूरे साल सिस्टम विरासत में नहीं बदली। पूरे 40 साल सिस्टम जी, को 40। भेद चुके थे, भेदने में कामयाब रहे थे। और आपको अगर याद होगा कि 4-5 साल पहले पीछे जाइए तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं होती थी, किस तरीके से प्रयागराज में कुछ खास जात जमात के अधिकारी तैनात किए जाते थे, किस तरीके से अगर कोई ईमानदार अधिकारी प्रयागराज में भर्ती किया जाता था या रखा जाता था तो उसको बाहर ट्रांसफर किया जाता था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत चलती थी, राजनीति चलती थी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और वो सिस्टम जो है नीचे तक सड़ांध गंधयुक्त सिस्टम था। निश्चित रूप से हमें जो पहली सूचना मिली, हमें लगा कि परीक्षा में पेपर आउट हुआ है। सर, इसमें दो चीजें सामने आ रही हैं। जो लोग मिले, इसमें दो चीजें सामने आ रही है, या गिरफ्तारी तो में हुई है। मुख्यमंत्री का जो होल्ड है वो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, दूसरा ये कि आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है इसमें, कोई शक नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि हाँ। हम करा नहीं पा रहे, करा पा रहे हैं। देखिए हमें जो एक सिस्टम मिला है उसी सिस्टम के तहत हमको काम करना, इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नहीं, आपसे एक सिस्टम होल नहीं हुआ समझ में, है। आप इसमें भी वापस ले कहीं लीजिए। कहीं गुरेज हमें इस बात से गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम सुचितापूर्ण परीक्षा कराएंगे। किसी भी एक आदमी को, किसी भी एक परीक्षार्थी को ये जो करप्शन का सिस्टम है, पैसे का सिस्टम है, जो पैसे के दम पर में अधिक जो पोस्ट पा जाते थे या फिर कोई परीक्षाएं पास कर लेते थे, नहीं बोला जा उत्तर रहा, प्रदेश में आलोक जी योगी रहने दीजिए। की नहीं, सरकार आलोक वर्मा में, जी, भारतीय आलोक जनता वर्मा पार्टी जी, की आलोक सरकार वर्मा में जी, जरा नहीं सुनिए चलेगा। ना, एक चीज तो बताइए सर कि अगर आप कब तक ये सिस्टम के ऊपर दोष कब तक देंगे, आप कितने समय तक दोष देंगे? अब तो सरकार से कार्यकाल जाने के आपका बाद ये जो तक देंगे। टर्म है ना ये भी खत्म होने जा रहा है, कब तक आप सिस्टम पर दोष देंगे? भाई जितना उत्तर प्रदेश में जो 7-8 दशकों में जो जिस तरीके की सड़ांध पैदा हुई है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। माफिया राज किस तरीके से फैला है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो माफियाओं का राज है वो किस तरीके से काम उत्तर प्रदेश में करता रहा ये भी आप अच्छी नहीं, तरीके से सिस्टम के अंदर जानते हैं। माफिया राज है क्या? इसमें पिछले 4.5-5 सालों में जो अपराध खत्म करने की हमने सवाल तो कोशिश सर की, ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि हमने प्रदेश के अंदर माफियाओं के ऊपर पूरी तरीके से नकल कस ली है, लेकिन ये जो नकल माफिया है ना इसके ऊपर नकेल कब कसी जाएगी? जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी नकल कसी जाएगी। हाँ। अभी जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त होगी, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, इसकी धर्मेंद्र यादव जी। जांच कर रही है, और जो भी एक एक आदमी ठीक है, धर्मेंद्र जी को शामिल कर रहे हैं, उसके बाद मामले में कुलभूषण शामिल यादव है, इस बार बरी नहीं हो सकता, हाँ। जेल के बाहर नहीं रह सकता। हाँ। अब पहली बार योगी जी की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में आई है, एक बार एक भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो सकती जिसमें नकल माफिया सिस्टम को अपने काबू में रखें, और जो परीक्षार्थी हैं, नहीं तो जो कर लिया ना नौजवान उन्होंने, हैं, वो उन्होंने कर लिया कर दिया तो हमने परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी। तो सर इसमें और नुकसान किसका हुआ? नहीं, जो 21 लाख परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे थे, हाँ। उनको हम 1 महीने के भीतर हम फिर से परीक्षा कराएंगे। दूसरी चीज, उनको जिस तरीके की सुविधाएं चाहिए, उनको आने जाने की सुविधाएं हम देंगे। सरकार धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है सर, ठीक है, मुहैया कराएगी, ठीक है। लेकिन सरकार ये कह रही है, ठीक है सर, आलोक वर्मा जी, ठीक है, आपने पॉइंट रखा है, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी अब सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आलोक वर्मा है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ये आश्वस्त करती है कि 1 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और किसी भी तरीके से जो छात्र हैं उनसे कोई नया शुल्क नहीं लिया जाएगा या नई फीस नहीं ली जाएगी। धर्मेंद्र यादव। शुभेंदु जी आपने कहावत सुनी होगी, आंख में धूल झोंकना। भारतीय जनता पार्टी मिर्चा लेके आ गई है, आंख में मिर्चा झोंकने का काम करती है। आप मुझे बता दीजिए कि ये परीक्षा इतने सालों में कितनी बार कराई है? टीटी की परीक्षा इन्होंने अगले 1 महीने में कराने की बात करते हैं, और जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का जो छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात, में इस बात को बार बार बोलता हूँ, उसी के आसपास घूमती रहती है। ये सोचती है कि अगर परीक्षा हो जाएगा तो हो सकता है नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाए। अब आप मुझे बता दीजिए कि ऐसा कौन सा परीक्षा है, अगर पेपर लीक होता है, पेपर जब लीक होता है तो पेपर सेटर होता है, पेपर जो सेट करता है कोई एजेंसी होती है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, उसके सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं। आखिर सबकी संलिप्तता होती है कि नहीं होती है? आप मुझे बता दिए 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पार्टी की सरकार नहीं है, 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरे सुन लीजिए क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं समझ पा रहा है आपको? अरे आलोक ये समझ नहीं पा रहा है तो बीच में बोल रहे हैं साहब। आपकी सरकार में हुआ करता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करता था, इससे पहले की सरकारों में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कुछ नहीं होता कि नीचे से लेके ऊपर तक माफी मांगना सीखिए मोदी जी से, आलोक जी, और माफी मांगिए प्रदेश से। आलोक जी बिना सुने कैसे काम चलेगा? इसमें भी कहीं कोई शक आप नहीं इतनी है। देर से झूठ बोल रहे थे,
आप झूठ बोल रहे थे, फिर भी शुभेंदु जी ने आपको नहीं टोका बीच में। नहीं, अरे ठीक कौन है, नहीं एक जानता एक है एक बीच में बोल रहे हैं। आलोक वर्मा कौन जी, नहीं ठीक जानता है। कि समाजवादी पार्टी सुन की लीजिए, सरकार आप में सुन क्या लीजिए। कुछ हो रहा था, अब क्या सुन कुछ हो लीजिए ना, रहा था, क्या हो कौन रहा था नहीं पता चल जानता जाएगा किस ना। तरीके से सपा की किस तरीके सरकार से में उस मंत्री जमाने का में भाई परीक्षाएं ईडब्ल्यूएस हुआ में नौकरी करती नहीं कर थी, रहा था। किस तरीके से सपा जाट सरकार जमात में के लोग मंत्री जो का है भाई आगे बढ़ के ईडब्ल्यूएस में आगे नौकरी बढ़ नहीं कर रहा करके था। जो भी उत्तर सपा की प्रदेश की सरकार परीक्षाएं में होती थी 13 उसमें 13 हावी में से रहा 11 करते पदों थे, पे ये पूरा एक उत्तर विशेष प्रदेश, जाति ग्रुप पूरी नहीं दुनिया, बैठाए जा पूरा रहे थे। हिंदुस्तान जानता है। तो मुझे लगता है आपको कि बताने की आज किसी का को हिंदुस्तान जरूरत नहीं नहीं है, देख रहा है। लेकिन सबसे आज बड़ी चीज टेलीविजन है हिंदुस्तान नहीं देख रहा उत्तर है। प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है किसी एक भी माफिया को रहने नहीं देगी। वो जो चैन की बंसी बजा सिर्फ रहा है नारे, इस लेकिन समय, नकल माफिया तो नारे। सक्रिय है ना एक बार सर। कोशिश की है, आलोक वर्मा जी, नकल परीक्षा माफिया को तो आज फिर भी से सक्रिय है ना। हैक करने की कोशिश की है, वो जेल के और इस भीतर बात से इनकार जाएंगे, नहीं कर सकते उनकी आप। संपत्तियां जब्त होंगी। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। कुलभूषण जी, ये जी। नकल माफिया आज भी सक्रिय है और इसके लिए किसी एक सरकार को दोष देना, क्योंकि ये तो है कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पहले से चली आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर के स्टैंड तो यूनाइटेड होकर के लेना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक्शन तो लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पर शुभेंदु जी आपकी हाँ। बात सही है कि सिस्टम में अच्छे और खराब दोनों तरह के लोग होते हैं। हर सिस्टम में कुछ लोग उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और हर सरकार में ऐसा होता है, लेकिन सरकार उसकी अपनी गलती स्वीकारती है, सुधारती है, उस पर प्रयास करती है। लेकिन ये सरकार एक अनोखी सरकार है जो अपनी किसी भी चीज के लिए, अगर जो देश में कुछ भी गलत हुआ तो नेहरू ने गलत किया, और प्रदेश में कुछ भी गलत हुआ तो पिछली सरकार ने गलत किया। इन्हें आलोक जी कह रहे हैं विरासत में हमें मिला था, तो 4.5 साल में आप उसी विरासत को संभाले बैठे थे, उसी में बढ़ावा दे रहे थे। और अगर जो आपको लगता है कि 4.5 साल कम थे आपको सिस्टम बदलने के लिए, तो मैं आलोक जी से कहूंगा कि अब वो चुनाव न लड़ें और इस सरकार में आने की कोशिश न करें, क्योंकि आपसे संभलेगा नहीं। आप हट जाइए, दूसरे लोग आएंगे और वो संभाल देंगे। तीसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि आज तक कितनी परीक्षाएं आप शिक्षापूर्ण करा पाए हैं? एक भी परीक्षा शिक्षापूर्ण नहीं हुई है आलोक जी। तीसरी चीज, चौथी चीज, आलोक जी सुनिए, आज मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि मोदी जी से सीख के गलती मानना शुरू करिए और माफी मांगिए। आपके मुख्यमंत्री और आपकी पूरी सरकार को माफी मांगनी चाहिए और पूरे प्रदेश से मांगनी चाहिए, 21 लाख युवाओं से मांगनी चाहिए, उनके परिवार से मांगनी चाहिए। और अभी ये शर्म आपकी आंख में दिखनी चाहिए थी, और बेशर्मी ये है कि उस पर आप बुलडोजर लिए घूमते हैं, गैंगस्टर लिए घूमते हैं, एनएसए लिए घूमते हैं। कोई काम तो आप साहब कर नहीं पा रहे हैं, और हर काम के लिए आप सिर्फ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े नारे, मैंने ये बदल दिया, माफिया मिलता नहीं है, ये चोर दिखता नहीं। साहब मैं पूछता हूं कितनी परीक्षाएं आप शुचितापूर्ण करा पाए? एक पीसीएस के एग्जाम आप लेते हैं, उससे अलग अलग पदों की जो भर्ती होती है उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांटते रहते हैं। आलोक जी सुनिए, नियुक्ति पत्र, एसडीएम का नियुक्ति पत्र अलग बटेगा, डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र अलग बटेगा। दरअसल कोई भी परीक्षा अभी तक शिक्षापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करा पाई है। इसको माफी मांगनी चाहिए, और मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि उनका बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये काम भी नहीं कर पा रहा है। और सिर्फ चूंकि वहां कमाई चल रही है, वहां कीमत चल रही है, एक कैंडिडेट की कॉपी मांग तो अब इस्तीफे तक है हो रहा है, इसलिए इस आलोक पूरी वर्मा सरकार जी, ने मांग अब सिस्टम इस्तीफे को तक लगा है, दिया है। इस्तीफे तक मांग है कि उंगलियां उठाने से काम नहीं चलेगा। हाँ। योगी जी ने क्या शानदार उठाने से काम चलेगा? योगी जी ने शानदार काम किया है, आप भी अच्छी तरीके आप से कहते हैं ये शानदार किया है। आलोक जी उंगली न उठाएं तो क्या उठाएं? आपकी तरह बुलडोजर ले आए? नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आलोक जी उंगली न उठाएं तो क्या बुलडोजर आपकी तरह हम भी लेंगे? बुलडोजर से बुलडोजर लगा लीजिए। आपने तो आपकी सरकार पे हम उंगली भी न उठाए, आप पूरे प्रदेश की व्यवस्था को बर्बाद करते हैं। 4.5 साल बाद फिर आप कहें विरासत के कारण हम सुधार नहीं पाए, और आप दूसरे उंगली भी न उठाए। आप बुलडोजर लेके चले, हम उंगली भी न उठाए, ये तो साहब बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को दिया है, जिन लोगों ने पेपर लीक करने की कोशिश की है, उनके लिए भी वार्निंग है। मुझे लगता है कि सब सजग हो जाएंगे, आने वाले समय में नहीं देगा जो इससे पहले की सरकारों में नहीं। आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, ये आप जो कह रहे हैं ना कि पेपर लीक करने के लिए जो फंडिंग हुई है, ये कौन है इसके पीछे? कुछ नजर आता है? कुछ लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। आलोक वर्मा जी खुद ही उलझते जा रहे हैं। आज तो इन पे तरस आ रहा है, उनकी सरकार पे भी आ रहा है, 4-5 साल बेशर्मी पे भी तरस आ रहा है। प्रयागराज में परीक्षा आयोगों में किस तरीके से आपको जानकारी थी लोगों की भर्तियां हुआ करती थी। आपको जानकारी थी जो फंडिंग हुई है? अकेले काम तो नहीं करते होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का सिस्टम जो है उन्होंने न क्या रखा था। आलोक जी फंडिंग कौन किसको करती है ये आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपका खेल पूरा फंडिंग पे टिका हुआ है। इससे पहले की सरकारों में जिन लोगों को लगता था कि पैसे दे करके परीक्षाएं पास कराई जा सकती हैं,
अब वो आगाह हो गए होंगे, वो जान गए होंगे कि अगर किसी को पैसा देंगे, किसी भी माफिया को पैसा देंगे, इसीलिए किसी भी बार-बार नकल तो हम माफिया को भर्ती पैसा नहीं होने देंगे, तो हम उसका परीक्षा पैसा ही भी नहीं फंस होने जाएगा। देंगे, और हम दूसरी युवाओं के चीज, करियर को जो बर्बाद लोग कर इनके देंगे। कलपुर्जे इस बनते उत्तर थे, प्रदेश में जो एक लोग परीक्षा नहीं जो हो पाएगी। माफिया के कलपुर्जे बनते थे, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, अब वो उनका जब गैंगस्टर उनके ऊपर लगेगा, जब उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, उनकी दौलत जब्त होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उत्तर अगली प्रदेश में सरकार ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव ठीक है, आलोक वर्मा जी, एक मिनट, रहिएगा। आलोक वर्मा जी, ठीक है, जो सबसे बड़ी ठीक है, चीज ठीक है, जिनकी चिंता जिनकी चिंता ठीक है। आप कर धर्मेंद्र रहे यादव थे। जी, धर्मेंद्र यादव जी से सवाल है। धर्मेंद्र जी, अब सरकार की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि हम सख्ती बरत रहे हैं, हम गैंगस्टर एक्ट ऐसे लोगों के ऊपर लगाएंगे और यहां से एक संकेत देंगे कि अगर कोई भी नकल माफिया या फिर ऐसा कोई गिरोह सक्रिय रहता है तो आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ सख्ती के साथ एक्शन लिए जाएंगे और इस घटना के बाद से एक नजीर पेश की जाएगी ताकि आगे आने वाले समय में नकल जो माफिया है वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाए। तो यानी कि ये उम्मीद की जाए, क्योंकि सरकार तो कह रही ना कि हमने ये देखा और तुरंत देख करके हमने एक्शन लिया है तुरंत, और अगर उसी परीक्षा को हम आयोजित होने देते तो शायद ये छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ धोखा होता। शुभेंदु जी, 2017 में जब पर्चा लीक हुआ था तो क्या योगी जी उसको नहीं देख पा रहे थे, या शाह साहब का जो चश्मा था उन्होंने बना के दिखाया था लोगों पे, वो चश्मा नहीं था इनके पास? 2018 में जब पर्चा लीक हुआ तो क्या इनका चश्मा गायब था, इनको दिखाई नहीं देता था? आप मुझे बता दीजिए कि अगर इतने सख्त थे तो 2017 से लेकर के 2021 तक, 2017 से 21 तक पर्चे लीक हुए और उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आज तक मुझे बता दीजिए, जो 2017 का यूपी पीसीएस का पेपर लीक हुआ था, पीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? 2018 में जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ था उसमें क्या कार्रवाई हुई है? 2021 में टीजीटी का पेपर जो लीक हुआ था उसमें क्या कार्रवाई हुई है? 2021 में आगरा में जो सीटेट का पेपर लीक हुआ था उसमें क्या कार्रवाई हुई है? यूपी पीएससी का जो पेपर एलटी ग्रेड का 2018 में लीक हुआ उसमें क्या कार्रवाई हुई? अरे एक कार्रवाई तो बता सकते हैं आलोक जी, लेकिन आलोक जी एक कार्रवाई नहीं बता सकते। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज करता हूं कि अगर बता दें कि 2018 का यूपी पीएससी का जो एलटी ग्रेड का पेपर था धर्मेंद्र जी, उसमें क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन मायावती वो नहीं का बता ट्वीट भी सकते। आपने देखा होगा, बसपा सुप्रीमो मायावती वो ये कहती हैं कि आज की सरकार में जो हो रहा है ना, इससे पहले की सरकार में यानी कि सपा सरकार में भी ऐसा ही होता था। वो तो अंतर तुलना करके बता रही हैं। नहीं, वो गलत बता रही हैं। हाँ। आज की जो सरकार है ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर रही है। इसको जानकारी है कि पर्चा लीक हो रहा है। अभी आलोक जी खुद बोल रहे थे कि जो फंडिंग हो रही है उसके बारे में जानकारी है। जब भारतीय जनता पार्टी को उसके फंडिंग के बारे में जानकारी है, इसको पता होगा कि कौन पर्चा लीक करवा रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि देखिए, जब कोई भी एग्जाम होता है, अगर पर्चा लीक होता है, बिना किसी सीनियर अधिकारी के संलिप्तता के लीक नहीं हो सकता है। तो ये लोग नीचे जो छोटी मछलियां हैं उन पे कार्रवाई करके लीपापोती करने का काम कर रही है ताकि इनके जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको बचाया जा सके। आज अगर इसकी सीबीआई जांच हो, मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए ना, इसकी सीबीआई जांच हो। ठीक है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये मांग उठ रही है। मैं जरा इस पर जवाब ले लूंगा आलोक वर्मा जी से, लेकिन कुलभूषण त्रिपाठी जी, ठीक है, प्रदेश के अंदर अगर ऐसे गिरोह सक्रिय होते हैं, ये कुछ सिस्टम के अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ये अनुभव होता भी है। कई बार ऐसी परीक्षाएं आयोजित होती हैं जिसमें पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं। राजस्थान में भी ऐसा हुआ, रीट की परीक्षा हुई, आयोजित की जाती है, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय होते हैं। अब आप ये मांग कर रहे हैं कि इसमें शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान में किसने इस्तीफा दिया? निश्चित तौर पर आपकी बात शुभेंदु जी सही है कि पेपर लीक होते रहते हैं, सिस्टम में कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आप अंतर देखिए। उत्तर प्रदेश में अगर जो मैं गिनाना शुरू करूं कि अगस्त 2017 सरकार बनने वाले साल ही पहला पेपर लीक हुआ सब इंस्पेक्टर का। 2018 शुरू होते ही फरवरी में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लीक हुआ। साहब गिनाता चला जाऊं तो अभी आलोक जी का सर फटने लगेगा दर्द से, लेकिन ये पूरी लिस्ट है। 17 और 18 में जो पेपर लीक हुए उस पर आपने क्या कार्यवाही की? उस पर तो आपने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। आज जब आपकी सरकार जाने के कगार पर है, चंद महीने या चंद दिनों की सरकार आपकी बची हुई है, तब आप बड़ी बड़ी घोषणाएं गैंगस्टर की करते हैं, एनएसए की करते हैं, बुलडोजर की करते हैं। ये 2017, 18, 19 में जो पेपर लीक हुए तब ये बुलडोजर, क्या डीजल तब तो सस्ता था, अभी महंगा हुआ है डीजल, मोदी जी ने अभी रेट बढ़ाए हैं डीजल के, तो डीजल तब तो सस्ता था, बुलडोजर तब चला देते। आज आप जब चंद दिन के मेहमान हैं, उस समय आप इस तरह का सिर्फ ढकोसला, जिसे कहते हैं ढपली पीटना, आप चीख रहे चिल्ला रहे ये पेपर आउट हो गया, अब मैं ये कर दूंगा। साहब करने का समय कहां बचा है? अब तो आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करिए, झोला उठाइए और निकल लीजिए,
क्योंकि अब प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं ने, प्रदेश की महिलाओं ने, प्रदेश के परिवारों ने सबने तय कर लिया है कि अब आपके भरोसे हम ये प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप कोई भी काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और हर ठीकरा आप विपक्ष पे फोड़ देंगे। साहब मैं पूछता हूं, फंडिंग हुई, हाँ ठीक बात है, क्योंकि आप पार्टी के आदमी हैं, आप जानते होंगे, आपकी सरकार है, फंडिंग हुई, लेकिन ये फंडिंग कहां तक पहुंची? सिर्फ मैं तो अभी शिक्षा मंत्री का लिए ही कह रहा हूं, मुझे क्या पता ये फंडिंग हो सकता बहुत ऊपर तक गई हो, तब पेपर लीक हुआ हो। कहां फंडिंग होती है? आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए, आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। राजनीति का समय है, मुझे लगता है इनको राजनीति करना शोभा देती है। नहीं, परीक्षा का समय था, आपको परीक्षा करानी चाहिए, राजनीति नहीं, ये परीक्षा का समय था। आज की तारीख में आलोक वर्मा जी यही तो समय है, ये सरकार के लिए भी परीक्षा का समय था। मैं तो ये कहूंगा वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। ये उत्तर प्रदेश का शानदार सिस्टम है, किसी माफिया की जरूरत नहीं होती यहाँ पर जरूरत नहीं होती। ये वाकया बड़ा हुआ, ये मामला बड़ा हुआ और आने वाले समय में किसी माफिया की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी उसके पीछे हो, चाहे कांग्रेस के लोग पीछे हो, चाहे बसपा के लोग पीछे हो। मुझे लगता है कि योगी जी की जो बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, एसटीएफ जिस तरीके से सरकार जा रही है, सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, कार्रवाई होगी, जिस तरीके से संपत्ति जब्त होगी जो लोग इसके पीछे हैं, तो मुझे लगता है कि जो पेपर लीक करते हैं, जो माफिया है, वो भी आगाह हो जाएंगे और जो उनके लिए जो उनसे रास्ता माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आता है और मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो कि सब के अंदर संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोग जो पाए गए हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा, यानी कि एक नजीर पेश की जाएगी ताकि आगे आने वाले समय में नकल माफिया भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो पाए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।